बड़ी बहू, मैं अपनी सारी धन दौलत छोटे बेटे और छोटी बहू के नाम करवाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? माँ जी, मैं इस घर में एक शादी के जोड़े में आई थी और जाना भी सिर्फ शादी के जोड़े में ही है। तो ये धन संपत्ति लेकर मैं क्या ही करूँगी। आपको जो उचित लगता है आप वही करिए। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। छोटी बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे और बहू के नाम करवा दूं। वैसे भी तुम दोनों तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम इस संपत्ति का क्या ही करोगी। तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? इस संपत्ति पर तो हम दोनों बहुओं का बंटवारा होना चाहिए ना। और आपको इस संपत्ति का बंटवारा भी दोनों के बीच में बराबर करना चाहिए, ताकि दोनों में कोई मतभेद ना हो। दोनों बहुओं के विचार सुनने के बाद अमरावती अच्छे से समझ गई कि असलियत में राजनीति कौन कर रहा था और धन संपत्ति के पीछे कौन बड़ा था। अमरावती के पति गांव के मुखिया थे। अमरावती के 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी। उनके घर में हमेशा धन संपत्ति को लेकर राजनीति चलती ही रहा करती। ये राजनीति करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी छोटी बहू राधा थी। एक दिन अचानक से अमरावती के पति की तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी राधा सुरेश से बोलती है, सुनिए जी, आए दिन ससुर जी की तबीयत खराब रहती है। आप उनसे धन संपत्ति के बंटवारे की बात क्यों नहीं करते हो? कैसी बात कर रही हो तुम? पिताजी से ऐसी बात मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी इस समय? अरे, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप इस घर के बेटे हो। अगर कल को ससुर जी को कुछ हो गया और जेठ और जेठानी जी के नाम कर दिया तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पिताजी पे मुझे यकीन है, वो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। वो हम दोनों का हिस्सा बराबर बांटेंगे। उनके बांटने से पहले अगर जेठ जेठानी जी ने कोई धोखाधड़ी कर ली और सब कुछ अपने नाम कर लिया तो आप क्या करोगे? वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बात पिताजी के सामने रखेगा कौन? अरे, आप चिंता क्यों करते हो? आपकी बीवी है ना। आप देखिए, मैं कितनी चालाकी से ससुर जी के सामने जायदाद के बंटवारे की बात रख दूंगी और किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि ये मेरी चाल है। अमरावती के पति की तबीयत अक्सर ही खराब रहने लगी थी, जिसके कारण उसने खुद ही अपनी संपत्ति के बंटवारे करने का निर्णय लिया था। उसकी इच्छा थी कि दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा मिले। ये बात सुनते ही राधा और सुरेश की शक्ल पर एक अलग ही मुस्कान आ गई थी। उनके कहे बिना ही उनके पिता ने जायदाद के बंटवारे की बात कर दी, लेकिन सुरेश के मन में लालच था और अपने बड़े भाई को अपने पिता की जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर इस बंटवारे को अपने पक्ष में रखने की योजना बनाई और अपनी पत्नी से कहा, राधा, कल से तुम घर के सारे काम सबसे पहले करोगी और साबित कर दोगी कि तुम्हें घर की बहुत चिंता है। और अगर तुम ना हो तो ये घर तो चले ही ना। वो सब पूरी तरह से तुम पर निर्भर हो जाए और उनको ये लगे कि घर का काम तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता। आप तो जानते हो ना कि मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और घर के काम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये सब मैं नहीं करूँगी। तुम्हें ये सारी संपत्ति चाहिए या नहीं चाहिए? सारी संपत्ति? लेकिन कैसे? मैं तो यहाँ सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रही थी, लेकिन आप तो सारी संपत्ति हड़पने के मूड में हो। आप तो मुझसे ही 4 गुना ज्यादा आगे हो। अच्छा चलिए, ये बताइए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? एक बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, पिताजी चाहे जो चाहे सोचे, जो चाहे फैसला करे, लेकिन माँ की सहमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें माँ को अपने कब्जे में लेना होगा ताकि सारी संपत्ति हमारी हो जाए और माँ खुशी खुशी सब कुछ हमें दे दे। हमें अपना आज्ञाकारी और राम जैसा बेटा समझकर माँ हमारे पास होंगी तो सब कुछ हमारे काबू में होगा। ओहो, क्या बात है पतिदेव जी, आपके पास इतना दिमाग है और आप इतनी बड़ी बड़ी राजनीति खेल सकते हो। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि सबसे अच्छी राजनीति मैं ही खेल सकती हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकले। आप जैसा बोलोगे ना, मैं वैसा ही करूँगी। अपने पति के कहे अनुसार राधा अगले दिन से अपनी सास को मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती और धीरे धीरे करके घर के कामों में अपनी भूमिका बढ़ाती और खुद को परिवार का जरूरी सदस्य साबित करती। उसने अमरावती के कान में रमेश और सीमा के खिलाफ बातें भरना शुरू कर दिया और अमरावती ने राधा की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और साथ ही रमेश और सीमा को भी उससे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने रमेश से घर के बड़े निर्णय लेने का हक छीन लिया और सुरेश को सभी महत्वपूर्ण काम सौंप दिए। रमेश और सीमा को ये बात चुभने लगी थी, लेकिन उन्होंने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कुछ नहीं कहा।
राधा की राजनीति रंग लाने लगी थी और घर में सुरेश का वर्चस्व बढ़ने लगा था। तभी राधा ने अपनी सास से कहा, देखा माँ जी, आपने जेठ जी से जरूरी निर्णय लेने का हक क्या छीन लिया। जेठानी जी ने तो आप पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको एक कप चाय बनाकर नहीं दी। बहू, अभी तक तो मुझे तेरी बातों पे कोई यकीन नहीं हुआ था, लेकिन बड़ी बहू के बर्ताव देखकर मुझे तेरी बातों पे यकीन होने लगा है। अब तो मुझे भी लगता है कि रमेश और बड़ी बहू मिलकर सारी दौलत को हड़पना चाहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए। आपकी छोटी बहू है ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, अब बस तेरा ही तो सहारा है। बड़े बेटे बहू ने तो कब का मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन बेटा अब तू मेरा साथ मत छोड़ियो। मैं सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करवा दूंगी। जो मेरी सेवा नहीं करेगा उसे मैं कुछ भी नहीं दूंगी। सुरेश ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया और रमेश और सीमा केवल संपत्ति के लिए उनके साथ रहे हैं ये भी कहा। समय बीतता है और समय के साथ अमरावती के पति अब और भी ज्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्हें तो इन बातों का आभास भी नहीं था कि उनके घर में क्या राजनीति चल रही है। एक दिन उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और अपनी संपत्ति के बंटवारे की अंतिम घोषणा करते हुए एक इच्छा प्रकट कर दी। वो चाहते थे कि उनकी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बटे, ताकि भाइयों में प्रेम और एकता बनी रहे। राधा और सुरेश ने इस निर्णय को बदलने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी अपने निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने रमेश और सीमा की ईमानदारी और समर्पण को देखा था और उन्हें उनके हक से वंचित करना वो नहीं चाहते थे। बाबूजी के इस निर्णय के बाद घर में एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई। सुरेश और राधा ने अब खुलकर रमेश और सीमा के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। उन्होंने घर के कामों में अड़चन डालना भी शुरू कर दिया और परिवार में विभाजन की कोशिश तेज कर दी। इन सब चीजों को देखते हुए सीमा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो अपने आप को बहुत समझदार समझती हैं, फिर भी आपको राधा की गई राजनीति दिखाई नहीं दे रही है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। और इस घर में राजनीति कौन खेल रहा है ये भी मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन इस घर में होगा वही जो मैं चाहूंगी। माँ जी, इस घर की बड़ी बहू होने के कारण इस घर की शांति को बनाए रखना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं चुप हूँ। वरना दिख तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है, बाकी आप खुद समझदार हैं। एक बार अपने आँखों से गलतफहमी की पट्टी हटाकर देखिए कि आपके घर में किस तरह की राजनीति खेली जा रही है, जिसे खेलने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके अपने लोग हैं। सीमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सीमा को राधा की हर बात समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी रमेश और सीमा इस स्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ कर रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता और परिवार की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को किनारे रख दिया। उन्होंने घर के कामों और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। समय बीतता गया, बाबूजी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी आखिरी सांसें ली और अपने पति की मृत्यु के बाद अमरावती ने रमेश और सीमा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने राधा की चालाकबाजी को पहचाना और अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया, जिसके बाद उन्होंने सीमा यानी कि अपनी बड़ी बहू को बुलाकर कहा, बड़ी बहू, मैं अपनी सारी धन दौलत छोटे बेटे और छोटी बहू के नाम करवाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? माँ जी, मैं इस घर में एक शादी के जोड़े में आई थी और जाना भी सिर्फ शादी के जोड़े में ही है, तो ये धन संपत्ति लेकर मैं क्या ही करूँगी। आपको जो उचित लगता है आप वही करिए, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। छोटी बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे और बहू के नाम करवा दूं। वैसे भी तुम दोनों तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम इस संपत्ति का क्या ही करोगी। तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? इस संपत्ति पर तो हम दोनों बहुओं का बंटवारा होना चाहिए ना, और आपको इस संपत्ति का बंटवारा भी दोनों के बीच में बराबर करना चाहिए, ताकि दोनों में कोई मतभेद ना हो। दोनों बहुओं के विचार सुनने के बाद अमरावती अच्छे से समझ गई कि असलियत में राजनीति कौन कर रहा था और धन संपत्ति के पीछे कौन बड़ा था। फिर भी घर में शांति बनाए रखने के लिए उसने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने दोनों बेटों के बीच में बराबर किया और अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा किया। और इस तरह से उसने घर में चल रही राजनीति को समाप्त किया और राधा को समझाया
कि परिवार में एकता और प्रेम ही सब कुछ महत्वपूर्ण है। इसके बाद राधा और सुरेश ने भी अपनी गलतियों को समझा और सबसे माफी मांगकर अपने विचारों में परिवर्तन किया। चंदन की जो पोस्टिंग कानपुर में हुई थी, जिस वजह से उसे अपना घर चेंज करना पड़ा। ऐसे ही करीब एक सप्ताह बीत जाता है। पायल अपने नए पड़ोस में जान पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुषमा सबसे अलग ही बैठी रहती। एक रोज पायल के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। जी आप तो बाहर आती नहीं, तो सोचा मैं ही क्यों ना आपका घर देख लूं। किसी चीज की कोई जरूरत हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यही पास में रहती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप तो हमारी पड़ोसन हुई तो आपसे तो जरूरत होगी ही। पायल के घर आने के बाद विमला चारों तरफ देखती रहती है, लेकिन तभी विमला को कुर्सी पर बैठी एक बुढ़िया दिखती है जो गरीब सी दिख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि सुषमा थी, जिसे देखकर विमला पायल से कहती है, जी वैसे आपके घर में सामान तो काफी है, लेकिन माता जी को आप अपने साथ घर का काम करवाने के लिए लाई हैं क्या? अरे नहीं नहीं विमला जी, ये मेरी सासू माँ जी है। माँ जी ये विमला जी है, हमारी पड़ोसन। जी नमस्ते माता जी, मैं विमला यही पास में रहती हूँ। ए चुप, सुनाई देता है मुझे, बहरी नहीं हूँ मैं। जी विमला जी, इन्हें सुनाई देता है। कहीं इस बूढ़ी अम्मा को इस औरत ने किडनैप तो नहीं कर रखा है? कैसे सहमी सी बैठी हुई है, अरे कुछ बोल भी नहीं रही थी। और दोनों सास बहू किस एंगल से लगते हैं? बुढ़िया तो दिखने में भिखारन थी और उसकी बहू इतनी अमीर। अब तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये माजरा है क्या। अब विमला ये सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है और अगले दिन पायल अपने घर में हवन पूजा रखवाती है और खूब सज धज कर तैयार हो जाती है और नए कपड़े पहनती है। चंदन भी नए कपड़े पहनता है और सुषमा पुरानी साड़ी में ही किचन में बर्तन धो रही थी। ये देखकर पूजा में बैठी विमला और उसकी पड़ोसन रमा से कहती है, अरे देख देख रमा, इसी बूढ़ी माता जी की बात कर रही थी मैं। हाँ विमला, तू सही कह रही है। देख बेचारी को वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं। नौकरों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि ये बुढ़िया यहाँ की नौकरानी है या सच में मालकिन है। आखिर जानना तो पड़ेगा ही कि माजरा क्या है। कहीं इसे रास्ते से उठा कर लाई हो, यही घर का काम करवाने के लिए। अब पूजा चल रही होती है। तभी पायल किचन में जाती है और किसी बात को लेकर अपनी सास पर चिल्लाने लगती है। ये देखकर रमा विमला से कहती है, देख देख विमला कैसे उठ कर गई और सीधे उस बेचारी पर चिल्लाने लगी। बेचारी पर ये बहुत जुल्म कर रही है और कहती है कि सास है। इसकी कहीं से लगती है कि ये इसकी सास है। बेचारी की शकल सूरत भी गरीबों वाली है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज पायल और उसकी सास सुषमा मंदिर जाते हैं, जहाँ पायल अपनी सास को एक कोने में खड़ा करके फूल माला लेने चली जाती है। लेकिन जब पायल लौट कर आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास ने अपना आंचल फैलाए हुए है और लोग उसमें पैसे डाले जा रहे हैं। ये देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है, यहाँ भी आपने ड्रामे शुरू कर दिए, चलो अंदर। ये सब देखकर एक आदमी पायल से कहता है, जी देखिए, दिखने में तो अच्छे खासे घर की लगती हो, लेकिन ऐसी हरकतें करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? एक गरीब के पैसे क्यों छीन रही हो? देखिए ये मेरी माँ जी है, भला मैं किसी भिखारी के पैसे क्यों ही छीनूंगी। आप जैसे लोग ही ऐसे काम करते हो। अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ आपकी। जी आप इनसे ही पूछ लीजिए कि ये मेरी कौन है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ इनके साथ। माता जी, ये क्या आपकी बहू है? सच बताइएगा, हम सब आपके साथ हैं, आप डरिएगा मत, बताइए। हाँ बेटा, ये मेरी बहू है। वो तो आते जाते लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू कर दिए, तो मैंने भी मना नहीं किया। अरे माता जी, आपने तो हद पार कर दी। ले जाइए इन्हें। और पायल गुस्से में अपनी सास को लेकर मंदिर से सीधा घर आती है और घर आती अपनी सास पर चिल्लाने लगती है। ये सब विमला और रमा भी सुन रहे होते हैं। तभी सुषमा का बेटा चंदन सुषमा से कहता है, आपको समझ क्यों नहीं आता? ये शहर है, कल से आप बाहर कहीं नहीं जाओगी। सुना रमा सुना, क्या कह रहा है ये कि घर से बाहर मत निकलना। इतना कह के जैसे ही चंदन घर का गेट खोलता है, वैसे ही विमला और रमा सीधे पायल के हॉल में जा गिरते हैं। और ये देखकर विमला पायल से कहती है, जी वो चीनी मिलेगी? वो ना मैं चीनी मांगने आई थी। मैं जैसे ही गेट बजाने जा रही थी वैसे ही आपने गेट खोल दिया और मैं यहीं गिर गई। वैसे रमा, तू क्या लेने आई थी? मैं क्या लेने आई थी? कुछ भी तो। अच्छा हाँ, वो तो मैं तो आपके घर इसलिए आई थी कि आपने जो फूल लगाए हैं बड़े ही प्यारे हैं। जी आप दोनों का हो गया हो तो प्लीज मेरे घर से बाहर निकलिए अभी के अभी।
और दोनों बाहर करने के बाद पायल घर का गेट लगा देती है। तभी विमला रमा से कहती है, मैंने तुझे कहा था ना कि मत जा उतने पास। देखा क्या हुआ, इतनी बेइज्जती करा ली हमने अपनी। पता चल गया होगा कि हम क्यों आए थे यहाँ, तभी तो धक्के मार कर निकाला है। लेकिन जो भी हो, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते हैं। बेचारी माता जी के साथ ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मन का वहम जितना चाहे मिटा लो लेकिन वो मिटता नहीं। ऐसे ही विमला और रमा के साथ हुआ था। अब पायल के घर पर दोनों 24 घंटे नजर रखने लगी थी और देर रात करीब 12 बजे दोनों गली में घूम रहे होते हैं। तभी पायल के घर से आवाज आती है, बेटा मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तेरी माँ समान हूँ। रमा, जो मैंने सुना वो तूने भी सुना क्या? बिमला, क्या जो मैंने सुना वो तूने भी सुना? यानी ये लोग उस बेचारी माता जी को मार रहे हैं। चल जल्दी से पुलिस को फोन लगाते हैं। अब विमला और रमा तुरंत ही पायल के घर से वो मारने पीटने की आवाज सुनकर पुलिस को फोन करते हैं और 20 मिनट में पुलिस आ जाती है। तभी विमला पुलिस से कहती है, सर, अभी तक तो बहुत आवाजें आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। लगता है इन्होंने उस बेचारी माता जी का ना गला दबा के मार दिया है। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा था अंदर। अब जब पुलिस पायल के घर का गेट खटखटाती है तभी सुषमा ही घर का गेट खोलती है। सुषमा उस समय सफेद साड़ी में थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। ऐसा हाल देखकर रमा और विमला उससे भूत भूत चिल्लाने लगते हैं और खूब शोर शराबा कर देते हैं। तभी पायल घर से बाहर आती है। पुलिस पायल को सारा हाल बताती है और ये सुनकर पायल सर पीट कर कहती है, अरे विमला जी, रमा जी, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा था तो आपको पूछना चाहिए था ना हमसे। अब ये बता मैडम, आखिर हुआ क्या था और तूने माता जी को मारा पीटा भी है क्या? नहीं, ये जो बता रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम सब तो फिल्म देख रहे थे। सत्यानाश में मिला दिए सब कुछ। हमें लगा कि मारपीट हो रही है। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सुबह देखती हूँ मैं तुम्हें। जी जी माता जी, अभी आप अंदर जाइए, पहले इतना डरा दिया है आपने। अब पुलिस रात में ही चली जाती है, लेकिन सुबह विमला और रमा को एक साथ देखकर सुषमा दोनों को इशारे से अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम दोनों ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को बुलाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आइंदा से बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ समझे अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं पुलिस से कह दूंगी कि तुम दोनों मुझे धमकाती हो और जान से मारने की धमकी देती हो तुम दोनों। और उसके बाद वो जब जाएंगे ना तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, तुम दोनों को साथ लेकर ही जाएंगे। जी अम्मा जी, अब से मैं आपके घर से दूर रहूंगी और ये रमा भी आपके घर से कोसों दूर रहेगी। देर से ही सही लेकिन अंत भला तो सब भला। ये कहानी है पंडित धनराज की, जो करौली के जाने माने जमींदार थे। वो सिर्फ नाम से ही पंडित थे, लेकिन उनके पास 3 गांव की जमींदारी थी। ईश्वर का दिया सब कुछ था। उनके 2 बच्चे थे, गौरव और आरती। दोनों ही बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। धनराज का बहुत बड़ा आलीशान मकान था, सारी सुख सुविधा उसमें मौजूद थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद गौरव को नगर पालिका में सबसे बड़े ओहदे पर बाबू साहब की नौकरी मिल गई थी। अब तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिल ही चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत है। अब तुम मन लगाकर अपने काम पे ध्यान दो। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। नहीं, अब तुम्हें अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत वालों को ही मिलती है इतनी अच्छी नौकरी। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसकी कदर करना सीखो और उसे संभालो। पिता की बात मानकर गौरव अपनी नौकरी में मन लगाकर काम करता है और बहुत ही जल्द उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही धनराज अब अपने बेटे के विवाह के लिए कन्या पसंद करने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी सुमन को सौंप देता है। कई रिश्ते आते हैं, लेकिन सुमन को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। अंत में एक रिश्ता घर आता है योगिता नाम का। तभी उसकी पत्नी सुमन उसे पसंद करके अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे ना वो वाला रिश्ता बहुत पसंद आया जो मथुरा से आया है। हमारे बेटे के लिए ना वो लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील भी है। बस आप जल्दी से ना इस रिश्ते पे मुहर लगा दीजिए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद योगिता और गौरव की शादी हो जाती है और योगिता विदा होकर अपनी ससुराल करौली पहुंचती है।
शादी की रात में कुछ महिलाएं उसे छोड़ने उसके कमरे में जा रही होती हैं कि तभी अचानक योगिता का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया बहू को? अचानक से बेहोश क्यों हो गई ये? पता नहीं माँ, अभी तो भाभी ठीक थी पर अचानक से जोर जोर से कांपने लगी और बेहोश भी हो गई और इनका रंग भी एकदम सफेद पड़ चुका है। तभी गौरव योगिता को अस्पताल में भर्ती करा देता है और दूसरे दिन दोपहर में जाकर योगिता को होश आता है। अपने आप को अस्पताल में देख उसे बहुत आश्चर्य होता है। मुझे क्या हुआ था जो आप मुझे अस्पताल में लेकर आए हो? भाभी, आप अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी और हम सब डर चुके थे। भाभी, अब आप कैसी हैं? हाँ बहू, अब कैसी तबीयत है तेरी? अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक हो गई। हम लोग तो घबरा ही गए थे कि क्या हो गया तुझे। गौरव बेटा, तुम बहू के पास ही रहो। और हाँ, मैंने तुम्हारे पापा को ये खबर दे देती हूँ कि बहू अब बिल्कुल ठीक है और वो चिंता ना करें। और हाँ बेटा, मैं घर जाके ना कुछ खाने को भेज देती हूँ, तुम योगिता को खिला देना और तुम भी खा लेना। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं, वैसे तो मेरा मन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सेब मिल जाए तो ले आइएगा। गौरव अस्पताल के बाहर खड़े ठेले वाले के पास सेब लेने जाता है, लेकिन ठेले वाले के पास सभी फल होते हैं मगर सेब नहीं होता। तभी गौरव वापस योगिता के पास आता है तो देखता है योगिता की आंखें बंद हैं और उसके साइड में एक रखी हुई मेज पर अच्छे खासे सेब की टोकरी रखी हुई है। ये सेब कौन देकर गया है? योगिता, बिल्कुल ताजा सेब है। मुझे तो ऐसा सेब कहीं नहीं मिला। तभी योगिता अपनी आंखें खोलकर उठती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि ये सेब किसने यहाँ रखे और मैंने तो ये सेब यहाँ रखते हुए किसी को देखा भी नहीं। ये सुनकर गौरव को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो यहाँ वहाँ वार्ड में जाकर देखता है तो उसे वहाँ कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता। खैर, जो भी हो, गौरव वो सेब काट कर खुद भी खाता है और योगिता को भी खिलाता है। ऐसे ही शाम को आरती योगिता के लिए दूध और दलिया लेकर अस्पताल पहुँचती है और देखती है एक प्लेट में दलिया और एक गिलास में दूध सिरहा ने रखा हुआ था। अरे क्या भैया, आपको इतनी जल्दी लगी थी? आपने दूध और दलिया बाहर से ही मंगा लिया। अरे मैं दूध और दलिया लेकर आई तो रही थी। कौन सा बाजार और कैसा दलिया? मैं तो यहाँ से कभी गया ही नहीं। बात करते करते तभी गौरव की नजर सिरहाने रखे दूध और दलिया पर पड़ती है। अरे इसे कौन रख कर गया है? ताज्जुब हो रहा है। मैं तो यहीं बैठा हूँ और ना ही जाने कौन रख कर गया है। कल सेब, आज दूध और दलिया। भैया, आपका ना कोई परम मित्र होगा जो भाभी का इतना ख्याल रख रहा है। कोई इतना ध्यान नहीं देता और सभी हंसकर बात को टाल देते हैं। ऐसे ही अगले दिन योगिता अस्पताल से घर पहुंचती है। शाम के समय में गौरव योगिता के कमरे में जाता है तो योगिता मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और गौरव पलंग पर बैठी योगिता से इधर उधर की बातें करने लगता है। जैसे ही गौरव थोड़ी देर बाद योगिता का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तभी उसको एक बिजली का जोरदार झटका लगता है। जैसे ही गौरव योगिता की ओर देखता है उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक हो चुका था। गौरव योगिता को ऐसे देखकर कांपने लगता है और भयानक आवाज में योगिता बोलती है, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, इसको दोबारा छूने की कोशिश मत करना। आज तो सिर्फ करंट लगा है, दोबारा इससे भी बुरा अंजाम होगा। चले जाओ यहाँ से, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है। चले जाओ यहाँ से। गौरव डरकर कमरे में भागते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है और उसे सारी बात बताता है। तभी उसकी माँ गौरव के साथ उसके कमरे में पहुँचती है और आरती भी उनके पीछे आती है। ये क्या हो गया भाभी को? ये बेहोश हो गई। तभी योगिता की सास उसके मुंह पर पानी डालती है जिससे योगिता को
होश आ जाता है। आप सब यहाँ? अब क्या हुआ मुझे? फिर से मुझे कुछ हुआ था क्या? भाभी आप फिर से बेहोश हो गई थी। क्या बेहोश? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। मेरे साथ हुआ क्या था? तुम परेशान मत हो बेटा, तुम आराम करो। और तुम्हारी तबीयत ना शायद अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इतना कहकर सुमन सीधा अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। मुझे बहू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बेचारी अभी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी, आते ही उसकी तबीयत देखो कितनी खराब हो गई। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि उसकी बीमारी की खबर उसके मायके भेज देता हूँ। उम्मीद है कल या परसों तक तो उसके माँ बाप यहाँ आ ही जाएंगे। जी आपने ना बहुत ही अच्छा किया। हो सकता है वो अपने माँ बाप से मिलके और अच्छा महसूस करे, उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। 2 दिन बाद योगिता के माता और पिता उसके ससुराल आते हैं। योगिता को अब तक कोई बीमारी नहीं हुई है। यहाँ आते ही पता नहीं क्या हुआ इसे। हमने बड़े जाने माने डॉक्टर वर्मा को दिखाया था, मगर बीमारी उनकी भी पकड़ में नहीं आ रही। अब क्या ही करे। योगिता अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश होती है और ऐसे ही अगले दिन वो खुद को बहुत स्वस्थ महसूस करती है। उसके माता पिता कुछ दिन उसी के पास रुक जाते हैं। ऐसे ही अब अगली सुबह, भाभी आज तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। अगर आप भी खाओगी ना तो मैं भैया से बोलकर बाजार से मंगवा लेती हूँ। योगिता मुस्कुराती है और आरती से कुछ कहना चाहती है। इतने में ही दोनों के सामने एक प्लेट में बड़े 6-7 रसगुल्ले आकर हाजिर हो जाते हैं। दोनों उसे देखकर डरते हुए चीख मारते हैं और बाहर भाग जाते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे चीख क्यों रही हो? सभी लोग उन दोनों की चीखने और चिल्लाने की आवाज से उनके पास पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों डरते हुए कमरे की ओर इशारा करती है और आरती उन्हें सारी बात बताती है। सभी वो रसगुल्ले की प्लेट कमरे में देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद अलग कमरे में बैठकर एक दूसरे से सलाह करने लगते हैं। बहन जी, मुझे तो ये सब आपके घर में कोई भूत का चक्कर लगता है। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मैं नहीं मानता। हाँ, अगर सही में कोई भूत वूत है तो वो मेरे लिए रबड़ी के डोंगे मंगवा दे तो मैं मान जाऊंगा। धनराज मजाक बना ही रहा होता है कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रबड़ी के 5-6 डोंगे हवा में उड़ते हुए कमरे के अंदर टेबल पर आ जाते हैं। उसे देखकर सबके रंग ऐसे उड़ जाते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और सभी लोग डरते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और अब सभी को समझ आ गया था कि ये किसी बुरी आत्मा का साया है। सब ये बात भी समझ चुके थे कि योगिता तभी बीमार होती है जब गौरव उसके कमरे में जाता है। ऐसे ही गौरव योगिता के कमरे में जाना छोड़ देता है। ऐसे ही एक दिन धनराज अपने मित्र से सारी बात बताता है। धनराज, तुम परेशान मत हो, मैं अपने गांव से एक ओझा को बुला कर लाता हूँ और वो आते ही तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करेंगे। अगले ही दिन बाद ओझा धनराज के घर पहुँच जाता है और पूरे घर का निरीक्षण करता है। इस घर पर एक साया है, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है वो आप सबको परेशान कर देगा, मगर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ चुका हूँ, मैं उसको भगा दूंगा। बस अब एक आपका ही सहारा बचा है हमारे पास, लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। आप बस हमें जैसे भी करके इस भारी संकट से बाहर निकालिए। हम आपको मुंह मांगी दक्षिणा देने का वादा करते हैं। ओझा के लिए रहने का कमरा भी सही करवा दिया जाता है। वहीं आधी रात का समय होता है और गौरव अपने कमरे में अकेले सो रहा होता है। उसे सर्दी लगने लगती है, वो उठता है और पंखा बंद कर देता है और फिर से सोने चला जाता है। अभी आंख भी नहीं लगी थी कि पंखा फिर से चलने लगता है। शायद आरती चलाकर गई होगी। वो फिर से पंखा बंद करने जा रहा होता है कि अचानक लाइट चली जाती है। वो वापस बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन पंखा अभी भी तेज गति से चल रहा था। गौरव के पसीने छूटने लगते हैं। अचानक गौरव का बिस्तर जमीन से 3 फुट की ऊंचाई पर उठकर अजीब तरह से हिलने डुलने लगता है। ये सब देखकर गौरव
तेज चीख मारते हुए बिस्तर से कूदकर अपने पिता के कमरे की ओर भाग जाता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और वहीं चौखट पर आकर ओझा कुछ मंत्र पढ़ता है। तभी बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और तेज बिजली कड़कने के साथ साथ तेज बारिश भी होने लगती है। आप सब जल्दी से अंदर जाइए और दरवाजे बंद कर लीजिए। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं इसको संभालता हूँ। ओम क्रीम व्रीम हीम क्रीम क्रीम भट स्वाहा। इतनी भयंकर बारिश देखकर सभी कमरे में भयभीत निगाहों से एक दूसरे को बैठे देख रहे थे। घर के बरामदे में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और ये क्या, देखते ही देखते पानी का रंग खून में तब्दील होने लगता है। कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शायद वो अपने कमरे में होगी। आरती बेटा, जरा जाके देखना बहू कहाँ पर है। तभी गौरव योगिता के कमरे में जाता है। योगिता अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई वो। ऐसे ही अब बारिश की तेज बरसात भी बंद हो जाती है और सभी लोग योगिता को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। हवेली का दरवाजा भी बंद था। इससे तो निश्चिंत था कि योगिता घर में ही कहीं है। सभी योगिता को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। तभी गौरव की नजर पहली मंजिल के कमरे पर पड़ती है जहाँ लाइट जल रही थी। सभी कमरे में पहुँचते हैं और देखते हैं योगिता पलंग पर उल्टी लेटी हुई बेहोश पड़ी है। फिर उसे होश में लाया जाता है। योगिता, तुम यहाँ कैसी आई? तुम तो अपने कमरे में सो रही थी ना, और तुम्हें इस कमरे की चाबी कहाँ से मिली? योगिता आश्चर्यचकित होकर सबका मुंह देख रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कमरे में कैसे आई। कोई बात नहीं बेटा, तुम इतनी परेशान मत हो। आज के बाद योगिता को कोई एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। योगिता के साथ में हर समय कोई ना कोई रहेगा और इसके साथ रहना जरूरी भी है। घर की सभी औरतें घटनाओं से बहुत ही ज्यादा भयभीत हो चुकी थी, इसलिए योगिता के साथ रहने की जिम्मेदारी ओझा ने गौरव को दी थी। 2 दिन तक तो घर में सब कुछ शांत था, लेकिन तीसरे दिन योगिता नहाने गई और गौरव बाहर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसे एक सफेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति बाथरूम की ओर जाता दिखाई देता है। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? और ये बाथरूम की ओर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कौन हूँ ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल, पूछा है तो बता देता हूँ। मैं हूँ योगिता का प्रेमी। उससे मिलने में कहीं भी जा सकता हूँ। क्या बकवास है ये? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बात करने की? मेरी पत्नी ने तो कभी भी तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। वो बहुत भोली और मासूम है। उसे आज तक ये नहीं पता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। कौन हो तुम और उसे कैसे जानते हो? विशाल नाम है मेरा, विशाल। और मैं योगिता के पड़ोस में रहता था। जब मैंने उसे देखा तो मैं उससे प्यार कर बैठा। फिर उसने मुझसे विवाह क्यों किया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसने तुमसे विवाह अपने घर वालों की मर्जी से की है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसके माँ बाप उसका विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार नहीं थे? तुम्हारी जगह तो आज मैं योगिता का पति होता, लेकिन मेरे साथ वो हादसा हो गया जिसके कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम साफ साफ क्यों नहीं बता सकते कि आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं सुबह सुबह तैयार होकर खुश होकर योगिता के ख्यालों में खोया हुआ था और उसके पिता के पास उसका हाथ मांगने जा रहा था। तभी सड़क से गाड़ी आई और मैं उससे बचा तो एक ट्रक ने आकर मुझे कुचल दिया और मैं खून से लथपथ होकर वही तड़पता रहा। किसी ने मेरी मदद नहीं करी और मैं दर्द सहता सहता मर गया। मैं मर के भी जिंदा हो चुका हूँ क्योंकि मैं योगिता से बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। उसके मासूम चेहरे ने मुझे
मरने नहीं दिया। मरने के बाद भी आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूं। अगर मैं जिंदा होता तो वो मेरी होती, लेकिन अब मरने के बाद वो होगा जो जीते जी मैं नहीं कर पाया। अब उसे मेरा होना होगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? योगिता मेरी पत्नी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। याद है ना मैंने कैसे तुम्हें धरती से उठाकर घुमा दिया था? याद आया या भूल गए? गौरव बहुत बुरी तरह डर से कांपने लगता है। आज से 3 दिन बाद पूनम मासी की रात है और उस दिन मैं योगिता से शादी करूंगा। बारात लेकर आऊंगा, शैतानों की बारात, और तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बस देखता रहेगा। इतना कहकर विशाल वहाँ से गायब हो जाता है और गौरव वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। योगिता बाथरूम से बाहर आती है और गौरव को बेहोश देख चीखने लगती है। तभी सब लोग आते हैं और गौरव को होश में लाते हैं। बेटा, तू क्या उसे जानती है? नहीं माँ, मैं विशाल नाम के लड़के को नहीं जानती और मैंने तो ये नाम आज से पहले कभी सुना भी नहीं है। हम सब ने भी पहले ये कोई नाम नहीं सुना। कहाँ रहता है हमें नहीं पता। बहन जी, मुझे अपनी बहू पे ना पूरा यकीन है और ये मुश्किल घड़ी चल रही है। हम सब इस मुश्किल घड़ी से जरूर निकल जाएंगे। आप बस भगवान पे भरोसा रखिए। ये एक खतरनाक दुष्ट आत्मा है जो कि इस लड़की की खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हो चुकी है। परंतु आप लोग फिक्र मत करो, मैं इसके लिए एक ऐसा अनुष्ठान करूंगा, उसके बाद इस आत्मा का खेल खत्म हो जाएगा और इसको सदा के लिए इसे छोड़ना होगा। ओम अघोर। बाबा, यदि आपको जरा सा भी संदेह हो तो आप किसी को भी अपनी सहायता के लिए बुला लीजिए। मुझे किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और इस तरह की आत्माओं को बस में करने के लिए, भगाने के लिए मैंने अपने गुरु गंगाधर से शिक्षा प्राप्त की है। उचित दर का मैं एक पुजारी बन चुका हूँ। ओम अघोर, आप मुझ पे भरोसा रखिए, इस आत्मा से मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा जल्द ही। दूसरे दिन सुबह ओझा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सब दौड़ते हुए ओझा के कमरे की ओर जाते हैं, जहां ओझा पंखे से उल्टा लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे हुए थे। छोड़ दो मुझे माफ कर दो। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा, कभी लौट कर वापस यहाँ नहीं आऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो। तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब मैं एक इंसान नहीं, एक शैतान हूँ। तभी अचानक ओझा पंखे से नीचे गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। गौरव उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। ऐसे ही पूर्णमासी का दिन भी आता है और सब बहुत परेशान होते हैं। धनराज ओझा से गुरु गंगाधर का पता पूछकर अपने आदमी को उन्हें लेने भेजता है। ऐसे ही पूरा दिन घर में शांति का माहौल था। फिर शाम के वक्त आसपास के घरों में दिया बत्ती जलने लगती है। तभी धनराज के घर से बाहर बाजे की आवाज सुनाई देती है। बारात लेकर बरामदे की तरफ बढ़ते हुए विशाल के साथ 2-4 भूत भी होते हैं। ऐसे ही सब डरते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं विशाल दूल्हे के कपड़ों में है। मैंने कहा था ना, पूनम मासी की रात को मैं आऊंगा। देखो मैं आ गया। अब होगी भूत और इंसान की शादी। बड़ा मजा आएगा देखने में। इस अजीब सी बारात को देखकर घर की सभी औरतें बेहोश हो जाती हैं। तभी योगिता के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो दुल्हन के रूप में वरमाला लिए विशाल की तरफ आती है। गौरव योगिता को आवाज देता है। योगिता, तुम होश में तो हो ना? तुम ये क्या करने जा रही हो?
योगिता ना तो उसकी कोई बात सुनती और ना ही उसकी बात का कोई जवाब देती। ऐसा लगता है जैसे योगिता को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। अब जैसे ही योगिता विशाल के गले में माला डालने ही वाली थी कि तभी रुक जाओ। आवाज सुनते ही योगिता के हाथ रुक जाते हैं और वो वही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं देख लूंगा। तभी गुरु गंगाधर हाथ में एक कांच की बोतल लेकर विशाल के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं श्रीं ओम ऐं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह रचिता शेन हन भजन मारे मारे शचे महाबलेश्वर रुद्रावतार भट्ट स्वाहा। तभी विशाल एक धुएं में परिवर्तित होकर उस बोतल में समा जाता है और बाबा तुरंत उस बोतल का ढक्कन लगा देते हैं और ऐसे ही बारात में आए भूतों से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सब इस बारात में लालच के कारण आए हो। मैं तुम सबको जाने का एक मौका दूंगा। इस हवेली से बाहर जाना है तो जल्दी निकल जाओ वरना तुम सबका भी अंत हो जाएगा। ऐसे ही सभी भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। धनराज जी, अब आपका और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। मैं इस आत्मा को भोलेनाथ की शरण में लेकर जाऊंगा, वहीं इसका न्याय होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो आपने इस समय आकर हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन ये दुष्ट आत्मा मेरी बहू के पीछे पड़ी क्यों है? ये एक मन चली आत्मा है जो आपकी बहू के रूप और सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और इसी कारण ये इसके पीछे पड़ गया। परंतु अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आप लोग सुरक्षित हैं। धनराज और उसका पूरा परिवार गुरु गंगाधर का बहुत शुक्र अदा करता है और ऐसे ही अब सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।